हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक बेहद मूल्यवान हीरा है, जिसमें जीवन की लाखों प्रजातियां हैं। विशाल महासागरों और सुरक्षात्मक वातावरण के कारण निस्संदेह हम किसी भी इंटरस्टेलर विजिटर्स के लिए पहला पड़ाव हैं, लेकिन उनकी इस भव्य यात्रा में दूसरा कौन होगा? जितना ज्यादा वैज्ञानिक सीखते हैं, उतना ही वे एक छोटी और रहस्यमय दुनिया की ओर आकर्षित होते हैं, जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के निर्माण खंड, जो इसकी सतह में गर्म दरारों से सचमुच फट रहे हैं। वो दुनिया है शनि के चंद्रमाओं में से एक, एनसेलेडस। और जितनी जल्दी हम इस नॉलेज के साथ लौटेंगे कि अब हमारे पास इसकी असीम संभावनाएं हैं, उतनी ही जल्दी हमें पता चल जाएगा कि क्या जैविक रसायनों के इस खजाने ने जीवन का उत्पादन किया है। आज इस वीडियो में हम इस दुनिया की चमत्कारिक क्षमता में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि हमें एनसेलेडस पर लौटना चाहिए। प्लेनेट विज्ञान की दिशा ही बदल गई। एनसेलेडस एक छोटी सी दुनिया है जो करीब मोटे तौर पर 500 किलोमीटर चौड़ी है। इसका सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस है और ये अपने प्लेनेट सैटर्न से टाइटली लॉक्ड है। इसका हमेशा एक ही हिस्सा अपने प्लेनेट का लगातार सामना करता है, क्योंकि ये सैटर्न प्लेनेट की हमारे चंद्रमा की तुलना में 12 गुना तेज गति से परिक्रमा करता है। ये छोटा सा अनूठा चांद शनि की ई रिंग के सेंटर में है। ये सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर एक हल्की धुंधली सी लेकिन बहुत विशाल रिंग है, जो बाकी रिंग्स से थोड़ी अलग है। 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 ने एनसेलेडस के 2 लाख किलोमीटर के भीतर उड़ान भरी, लेकिन बहुत कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजी, जो इस दुनिया के बारे में हमारी समझ को कुछ खास ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई। हालांकि वॉयेजर 2 एक साल से भी कम समय में सैटर्न से 2 गुना करीब से गुजरा और बहुत बेहतर तस्वीरों को कैप्चर किया, जिसने तरह तरह के जियोलॉजिकल क्षेत्रों के साथ एक आश्चर्यजनक सतह को दिखाया। ये कैसिनी मिशन को प्लान करने वाले रिसर्चर्स की रुचि को बढ़ाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा था। 2008 और 2010 के बीच अंतरिक्ष यान 7 बार एनसेलेडस के करीब से गुजरा और 2015 में कैसिनी इसके सतह के 49 किलोमीटर के भीतर शानदार ढंग से जलवाष्प के एक विशाल फव्वारे से भी गुजरा। इसने वहां जो पाया, उसने एनसेलेडस पर जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारे ज्ञान को बदल दिया। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में कैसिनी प्रोजेक्ट की साइंटिस्ट साया लिंदा का कहना है कि एनसेलेडस की खोजों ने प्लेनेट विज्ञान की दिशा ही बदल दी है। Cassini discovered 2 liquid oceans on the moons of Saturn, and those oceans might have life that exists there today. कई खोजें पृथ्वी के रहने योग्य क्षेत्र से परे एक रहने योग्य महासागर की दुनिया की संभावना की ओर इशारा करती हैं। प्लेनेटरी साइंटिस्ट के पास अब जीवन के लिए संभावित आवास के रूप में विचार करने के लिए एनसेलेडस है। कठोर शब्दों में कहा जाए तो हमें एनसेलेडस पर लौटने की जरूरत है। सतह पर धारियां और पानी के फव्वारे। खगोल वैज्ञानिकों के रिएक्शन की कल्पना कीजिए जब 2005 में उन्होंने एनसेलेडस के साउथ पोल रीजन की पहली डिटेल्ड कैसिनी तस्वीरों को देखा होगा। उन्होंने एक युवा और बेहद कॉम्प्लेक्स भूभाग को देखा, जो कई दूसरे आकाशीय पिंडों से बहुत अलग हैं, जो ज्यादातर पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स की परिक्रमा करते हैं। बेहद कम जियोलॉजिकल एक्टिविटी या बारिश या हवा के प्रभावों के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट एक खगोलीय पिंड पर टकराता है, तो जो क्रेटर्स बनते हैं वो अरबों सालों तक सबूत के रूप में रहते हैं। लेकिन दक्षिणी एनसेलेडस में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ क्रेटर्स की बजाय बर्फ के घरों के आकार की विशाल संरचनाओं को देखा। देखकर ऐसा लगता है कि ये विशेष पैटर्न इस क्षेत्र में अनोखी टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बने हुए हैं। यह डिटरमाइन किया गया था कि ये भूभाग निरंतर गति में है और शनि के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लगातार खिंच रहा है। जब एनसेलेडस शनि के सबसे करीब होता है तो ये दरारें बंद हो जाती हैं, और जब दूर होता है तो फव्वारे निकलने लगते हैं। और अगर आपको ये काफी नहीं लग रहा है, तो उन्होंने जलवाष्प का एक विशाल बादल और अंतरिक्ष में फैले बर्फ के कणों को इन विशाल दरारों और एनसेलेडस की परतों से निकलते हुए भी कैप्चर किया है। इन्हें टाइगर स्ट्राइप्स के रूप में जाना जाता है। खगोल वैज्ञानिकों ने एनसेलेडस पर एक आकर्षक घटना की खोज की। इसका साउथ पोल अपनी भूमध्य रेखा की तुलना में बहुत गर्म है। ये इस छोटी सी दुनिया के दक्षिणी क्षेत्र के लिए लोकल हीट सरफेस का सुझाव देता है। और याद कीजिए, शनि की विशालकाय ई रिंग। अब हम जानते हैं कि
ये पानी से भरे इस अद्भुत छोटे महासागर की दुनिया का ही एक प्रोडक्ट है। यही पानी से भरी दुनिया ही हमारे सोलर सिस्टम में इन खूबसूरत रिंग्स को बनाने के लिए बर्फ के छोटे कणों के निशान छोड़ता है। क्या आपको भी ऐसा ही नहीं लगता है कि हमें एनसेलेडस पर वापस जाने की जरूरत है और मानवता ने मुश्किल से उस सबसे बड़े रहस्य की सतह को खंगाला है जिसे एनसेलेडस अपने भीतर छिपाए हुए है। जीवन जिस रूप में हमें पता है। 2017 में कैसिनी मिशन ने अपने 20 साल की यात्रा को समाप्त कर दिया। इस अंतरिक्ष यान को जानबूझकर शनि के वातावरण में गिरा दिया गया। कैसिनी 2004 से सैटर्न को ऑर्बिट कर रहा था। प्लेनेट के बर्फीले चंद्रमाओं के किसी भी संभावित संदूषण से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके भव्य समापन का फैसला किया। कैसिनी वैज्ञानिकों के लिए एक उपहार है जिसने बहुत कुछ दिया है। इस अंतरिक्ष यान ने इस अविश्वसनीय यात्रा के दौरान जो डेटा भेजा है वो बेहद मूल्यवान है। वैज्ञानिकों ने एनसेलेडस के खजाने से निकलने वाले शानदार फव्वारों में नए प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए हैं जिन्हें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त कंपाउंड्स डिटरमाइन किया गया है। जैसे पृथ्वी पर जो जीवन के निर्माण खंडों में से एक अमीनो एसिड के उत्पादन का हिस्सा है। बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी के नौजैर ख्वाजा ने कहा है कि अगर स्थितियां सही हैं तो एनसेलेडस के गहरे समुद्र से आने वाले ये मॉलिक्यूल्स उसी रिएक्शन प्रोसेस पर हो सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पृथ्वी पर देखते हैं। उनकी टीम ने बड़े इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी खोज की है जिनके बारे में जाना जाता है कि ये छोटे ऑर्गेनिक निर्माण खंड इस छोटी सी दुनिया के विशाल महासागर पर तैरते हैं। दक्षिण पश्चिम रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर क्रिस्टोफर ग्लेन ने कहा था कि हमें एनसेलेडस ने एक बार फिर से हैरान कर दिया है। पहले हमने केवल कुछ छोटे कार्बन एटम्स वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पहचान की थी, लेकिन पृथ्वी के अलावा ये चंद्रमा एकमात्र ऐसा पिंड है जिस पर जीवन के लिए सभी बुनियादी आवश्यकताएं मौजूद हैं। साथ ही इस पर चट्टानी सिलिकेट पार्टिकल्स के छोटे दानों का भी पता लगाया जा चुका है जो केवल तभी मौजूद हो सकते हैं जब चट्टानी महासागर का तल कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस हो। और हमारे पास एनसेलेडस महासागर के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट के बहुत मजबूत सबूत हैं। इस चंद्रमा पर वैज्ञानिक यदि एक रिटर्न ट्रिप पर जाते हैं तो इस बार अंतरिक्ष यान हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर से लैस होगा, जिससे जब अंतरिक्ष यान इन फव्वारों के माध्यम से गुजरेगा तो रिसर्चर्स इन रोमांचक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत गहराई से अध्ययन करने में सक्षम होंगे। हम एनसेलेडस पर वापस कब जा रहे हैं? यदि जीवन हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और मौजूद है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये एक नमकीन महासागर में एक शक्तिशाली हीट सोर्स के साथ जमीन के नीचे या बर्फ की मोटी परत के नीचे है, जैसे कि एनसेलेडस पर। और एनसेलेडस अपने महासागर को नियमित रूप से पानी से भरे फव्वारों में अंतरिक्ष में निकालकर इसे आसान बनाता है। जैसे कि ये छोटी सी दुनिया हम पर ये कहते हुए सबूत फेंक रही है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। खगोल वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन 2027 के जून में लॉन्च होगा और 2034 तक शनि के चंद्रमाओं में से एक पर पहुंच जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन टाइटन है, एनसेलेडस नहीं। और नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में एक और बर्फीले चंद्रमा का पता लगाने के लिए लॉन्च के लिए तैयार है, लेकिन ये जुपिटर का यूरोपा है। तो एनसेलेडस के बारे में क्या? अब क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए इतना पैसा लगता है, इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी को इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ऑर्बी लैंडर नामक एक मिशन को पिच कर रही है जो एनसेलेडस की ओर मुड़ दे और लैंडर में बदलने से पहले लगभग 200 दिनों तक एनसेलेडस की परिक्रमा करेगा। ऑर्बी लैंडर 2 बार प्रपोज किए गए मिशन का नाम है। ये मिशन एनसेलेडस के विशाल गर्म खारे पानी में जीवन की संभावनाओं का आकलन करने के लिए 2 मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ एनसेलेडस के फव्वारों के माध्यम से गुजरेगा। इस मिशन को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर सकते हैं। तो आप शनि का चक्कर लगाने वाले इस छोटे से हीरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारे वैज्ञानिकों को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि एनसेलेडस पर एक रिटर्न ट्रिप को आगे बढ़ाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इस चंद्रमा पर वास्तव में जीवन है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।